नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, पेसा कानून यानी पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996। और ख़ास तौर पर देखेंगे कि झारखंड में इसकी क्या स्थिति है, इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है। हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये कानून है क्या, झारखंड जैसे राज्य के लिए जहाँ इतनी बड़ी आदिवासी आबादी है, ये इतना ज़रूरी क्यों है और इससे लागू करने में इतनी देरी, इतने विवाद क्यों रहे हैं। और यहीं से शुरू करते हैं एक बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है। कानून बने लगभग 28 साल हो गए। हाँ, 1996 का है ये। तो फिर झारखंड में ये अब तक पूरी तरह से लागू क्यों नहीं हो पाया? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं आज। तो सबसे पहले ये जो पेसा कानून है, जिसके बारे में सुनते हैं कि ये 1995 की भूरिया समिति की सिफारिशों पर बना था, ये असल में है क्या? हाँ, देखिए ये कानून जो है इसका मूल मकसद है आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को, मतलब गांव की जो सभा है, उसे असली स्वशासन का अधिकार देना। असली स्वशासन जी, मतलब ये कि जो गांव के विकास की योजनाएं हैं उनको मंजूरी देना, ग्राम सभा का काम होगा। कोई जमीन लेनी है किसी प्रोजेक्ट के लिए तो ग्राम सभा की सहमति जरूरी होगी। अच्छा। हाँ, और जो छोटे जंगल के उत्पाद होते हैं जैसे तेंदुपत्ता, महुआ या छोटे खनिज, उनका प्रबंधन भी ग्राम सभा के हाथ में होगा। और तो और गांव के आपसी झगड़े पारंपरिक तरीकों से सुलझाने का अधिकार भी। और देखिए ये सिर्फ अधिकारों की बात नहीं है, इसका एक बड़ा पहलू ये भी है कि ये आदिवासी समाज के जो रीति रिवाज हैं, उनकी परंपराएं हैं और उनके जो सामुदायिक संसाधन हैं जैसे जंगल, जमीन, पानी, उनकी सुरक्षा हो। समझ गया। और झारखंड के लिए खास तौर पर इतना अहम क्यों हो जाता है? आपने कहा आदिवासी आबादी। हाँ बिल्कुल, झारखंड में राज्य की कुल आबादी का लगभग 26% से ज्यादा हिस्सा आदिवासी है। काफी बड़ा हिस्सा है तो। बहुत बड़ा। और राज्य के कई जिले 5वीं अनुसूची के तहत आते हैं। मतलब ये वो इलाके हैं जहां आदिवासी हितों की रक्षा के लिए खास इंतजाम है। तो फिर 2000 में राज्य बनने के बाद भी इसे लागू करने में इतनी देर क्यों हुई? ये एक पहेली जैसा लगता है। हाँ, और इसी देरी पर, जैसा आपने इशारा किया, झारखंड हाईकोर्ट ने 2024 में टिप्पणी भी की थी। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा था। अच्छा, कोर्ट ने भी इस पर ध्यान दिया। हाँ, ये दिखाता है कि मामला गंभीर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ नहीं। 2022 में नियमों का एक मसौदा आया था और फिर सितंबर 2023 में पेसा नियम 2022 को मंजूरी भी मिल गई। तो नियम बन गए 2023 में। इन नियमों में क्या खास है? इन नियमों का घोषित उद्देश्य तो यही है कि ग्राम सभाओं को मजबूत किया जाए। जैसे बैठकों की अध्यक्षता पारंपरिक नेता कर सकेंगे, भूमि अधिग्रहण के लिए सहमति अनिवार्य होगी, छोटे खनिजों और वन उपज पर अधिकार होगा। यहाँ तक कि ये भी है कि अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो 48 घंटे के अंदर ग्राम सभा को बताना होगा। ये तो सुनने में काफी सशक्त बनाने वाले नियम लगते हैं। फिर असल चुनौती कहाँ आ रही है? मतलब नियम बनने के बाद भी लागू करने में क्या दिक्कतें हैं? देखिए, चुनौतियां कई हैं। एक तो है ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया, मतलब नौकरशाही की अपनी धीमी चाल। हाँ, वो तो अक्सर होता है। फिर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी एक मुद्दा है। और कई बार ये भी देखा गया है कि राज्य के जो अधिकारी हैं वो खुद ही ग्राम सभाओं को इतनी शक्तियां देने से हिचकिचाते हैं। अच्छा, मतलब एक तरह का प्रतिरोध। हाँ, कह सकते हैं। और एक और पेंच है। कुछ आलोचक मानते हैं कि झारखंड का अपना जो पंचायती राज अधिनियम है, JPRA 2001, वो कई मामलों में पेसा के प्रावधानों को कमजोर कर देता है। कमजोर कैसे? जैसे एक उदाहरण है कि भूमि विवादों में अंतिम फैसला लेने का अधिकार ग्राम सभा के बजाय जिला कलेक्टर को दिया गया है, जबकि पेसा की मूल भावना तो ग्राम सभा को अधिकार देने की है। ये तो अजीब बात है। मतलब राज्य का कानून ही केंद्रीय कानून की भावना के शायद विपरीत जागा है। कुछ हद तक हाँ, यही विरोधाभास है। तो इस पर आदिवासी समुदायों की क्या प्रतिक्रिया रही? क्या वो इन नए पेसा नियमों से खुश हैं? देखिए, पूरी तरह से तो नहीं। कुछ आदिवासी संगठन जैसे झारखंड जनाधिकार महासभा इन नियमों का विरोध भी कर रहे हैं। विरोध क्यों? उनका मुख्य तर्क ये है कि नियमों में जो कोरम रखा गया है, मतलब बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, वो सिर्फ 1/3 है। तो इससे क्या दिक्कत है? उन्हें डर है कि इतने कम कोरम में बाहरी लोग या निहित स्वार्थ वाले लोग ग्राम सभा के फैसलों को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। मतलब पेसा का जो मूल सिद्धांत है वो कमजोर हो सकता है। ये एक चिंता की बात है।
हाँ, कुछ समूह तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो केंद्र का पेसा कानून है उसे बिना किसी राज्य के संशोधन के जैसा है वैसा ही लागू कर देना चाहिए। सीधे लागू करने की मांग। जी, और हाँ, इस पर राजनैतिक आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहे हैं। जैसे भाजपा के नेताओं ने झामुमो सरकार पर आरोप लगाया कि वो बाहरी दबावों में आकर देरी कर रही है। अच्छा, और हाल फिलहाल में क्या कुछ हुआ है इस मामले में? कोई प्रगति? हाँ, जुलाई 2024 में हाई कोर्ट ने फिर से राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि 2 महीने के अंदर पैसा कानून लागू करें। 2 महीने के अंदर? जी, और जो नागरिक अधिकार समूह हैं, आदिवासी नेता हैं, वो लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि इसे पूरी तरह से लागू किया जाए, खासकर जमीन पर अवैध कब्जे जैसे जो मुद्दे हैं उनको लेकर। दिसंबर 2024 में रांची में इस पर एक राज्य स्तरीय वर्कशॉप भी हुई थी। तो कोशिशें जारी हैं? हाँ, लेकिन देखिए, असलियत यही है कि कानून बना देना एक बात है और उसे जमीन पर सही मायने में उतारना बिल्कुल दूसरी। खासकर तब जब पारंपरिक अधिकारों और विकास की जो आधुनिक जरूरतें हैं उनमें टकराव होता है। और इतने सालों तक इसके ठीक से लागू ना होने का जमीन पर क्या असर पड़ा है? सबसे बड़ा असर तो यही हुआ है कि जो आदिवासी स्वशासन की बात है वो कमजोर हुई है। इस वजह से अवैध तरीके से जमीन हथियाने, लोगों के विस्थापन जैसी समस्याएं बढ़ी हैं। कई बार सोशल ऑडिट में ये बात सामने आती है कि किसी प्रोजेक्ट के लिए ग्राम सभा की सहमति ली तो गई, पर वो बस एक कागजी कार्रवाई थी। मतलब असल सहमति नहीं थी? शायद नहीं। और इसी सब के विरोध में हमने पत्थलगड़ी जैसे आंदोलन भी देखे जो अपनी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था पर जोर देते हैं। हाँ, पत्थलगड़ी आंदोलन काफी चर्चा में रहा था। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो झारखंड ने पैसा नियम 2022 बनाकर एक कदम तो आगे बढ़ाया है, पर मंजिल अभी भी दूर लगती है। चिंताएं हैं और पूरी तरह से कार्यान्वयन अभी बाकी है। हाँ, बिल्कुल। ये तो साफ है कि ये कानून आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने, उनकी संस्कृति और उनके संसाधनों को बचाने के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। इसने कोई श्वेत नहीं। और चलिए आज की बातचीत के अंत में एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो स्वशासन का वादा है और जो जमीनी हकीकत है, इसके बीच की खाई को कैसे भरा जा सकता है, खासकर उन हालात में जहां परंपरागत अधिकार और विकास की जरूरतें आमने सामने आ जाती हैं। क्या कहते हैं, जैविक हथियार से की गई पहली हत्या की शुरुआत बना। तो चलिए आज इसी घटना की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि कैसे एक पारिवारिक रंजिश इस जर्म मॉडल तक पहुंच गई। जरूर। तो अमर पांडे को ये चुभन हुई, लेकिन उन्हें अपने